हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, मुझे कमेंट करके बताइएगा। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, उन क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि शुष्क बर्फ़ का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था शुष्क बर्फ़ का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा किया जाता है तो किस में बदल जाती है, शुष्क बर्फ़ में बदल जाती है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर एक मिट्टी का बर्तन है और उस मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी भर दिया जाता है, तो पानी भरने के बाद थोड़ी देर बाद ये पानी ठंडा हो जाता है, ये किस घटना के कारण होता है। तो ये वाष्पीकरण घटना के कारण होता है। ठीक है, किस घटना के कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण। यहाँ से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, एवेपरेट हो जाता है। एवेपरेशन इसका रीज़न है। जब एवेपरेशन की प्रक्रिया होती है उसके वजह से पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और अगर वक्त रहा तो बोर का परमाणु मॉडल भी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन आज के क्वेश्चंस आपके ये हैं कि आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, और उसमें सबसे पहले देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। इससे पहले अगर आपने मेरी इससे जस्ट पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे एक आई करके आइकन आएगा, आप उस आई आइकन से आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हो गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होता है या कैसा हो सकता है, इसके बारे में बताया था। और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे ढूंढा गया, इसकी खोज कैसे हुई, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, साथ में प्रोटॉन की कैसे हुई और न्यूट्रॉन के बारे में कैसे पता चला था। एक परमाणु होता है, एक परमाणु जो होता है जैसे कोई पदार्थ होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। एक पदार्थ होता है, पदार्थ परमाणुओं से बनता है, परमाणु तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ये परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, ये तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। परमाणु को आप तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन ये बने किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। नाउ इसके बाद आज हमें ये देखना है कि ये जो परमाणु है, ये जो एटम है, ये एटम हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बन तो गया, ये तो हमें समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं और इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब ये हमारा मैटर है, ये मैटर का हमारे एटम्स हैं। एटम को हमको पता चल गया कि ये अनब्रेकेबल होता है, टूटता नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समस्या ये है कि ये इसके अंदर कैसे रहते हैं। क्या ऐसा कुछ होता है कि इस तरीके से परमाणु होता होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता होगा, यहाँ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रहता होगा, या क्या अरेंजमेंट होती है, इनकी क्या व्यवस्था होती है, किस प्रकार से इसके अंदर रहते हैं, वो हमें पढ़ना है। तो इसके लिए बेसिकली बहुत सारे मॉडल्स आए थे, पर जो हमारे कोर्स में है वो है थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और एक है हमारे में बोर का मॉडल। ठीक है, ये तीन मॉडल के बारे में हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले बात करते हैं थॉमसन ने क्या कहा था। थॉमसन ने क्या कहा था, जब थॉमसन से पूछा गया, या थॉमसन ने जब इसके बारे में खोज की तो उनसे पूछा गया कि भाई ये हमारा परमाणु है, इतना हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। उस समय जब इन्होंने बताया था उस समय न्यूट्रॉन के बारे में हम जानते नहीं थे, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो हमने कहा भाई प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धनात्मक होते हैं, ये ऋणात्मक होते हैं, तो ये रहते कैसे हैं, इसके अंदर रहते कैसे हैं। क्योंकि धन और ऋण आपस में एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। एक दूसरे को खींचते हैं तो ये पास आएंगे, पास आने के बाद ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। धन से ऋण जुड़ेगा, स्पार्किंग होगी और ख़त्म। ठीक है, तो बात यह है ये रहते कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत आसान है। कैसे रहते हैं कि जैसे एक तरबूज होता है, वाटरमेलन, उस वाटरमेलन के अंदर जिस प्रकार से सीड होते हैं,
कहीं कहीं सीड होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सीड होते हैं या जो बीज होते हैं वो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो रेड वाला हिस्सा होता है वो आपके प्रोटॉन होते हैं। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि जिस प्रकार से केक होता है और केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल जिसे कहा जाता है, तो थॉमसन ने क्या बोला था? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने बोला था जिस प्रकार से केक होता है और केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसी प्रकार से ये तो आपका मैटर है, मैटर के अंदर ये जो केक है वो आपके प्रोटॉन्स है और ये जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्होंने बोला था प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे हम भारतीय कन्वर्जन में तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। ये मॉडल दिया गया था आपका 1898 में और उन्होंने ये बोला था साथ में कि 10⁻⁻10 मीटर ये जो बनाया हमने तरबूज, इसका आकार कितना होता है, साइज़ कितना होता है? 10⁻10 मीटर, इतना छोटा ये होता है। ठीक है, तो थॉमसन का मॉडल समझ में आ गया। उन्होंने बोला था एक तरबूज की तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में रहते हैं। लोगों को कन्फ्यूजन थी, वही कन्फ्यूजन थी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी। क्या कन्फ्यूजन थी? कन्फ्यूजन ये थी कि भाई अगर तुम कह रहे हो कि चारों तरफ प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव हिस्सा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में पास क्यों नहीं आते? और पास नहीं आते हैं तो ये डिफ्यूज़ हो जाए, पास क्यों नहीं आते और पास आ जाएंगे तो ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो दोनों आपस में प्लम पुडिंग की तरह रह सकें। तो यानी कि काइंड ऑफ ये ख़राब हो गया मॉडल। उन्होंने कहा नहीं, ये मॉडल संभव नहीं है, इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। ठीक है, अब भाई रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड से पूछा गया कि आप बता दो कि एटम कैसा होता है, एटम में जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं। ठीक है, उस समय न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं बता दो ज़रा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर यहाँ पे कुछ डिवाइस रखी और उस डिवाइस से यहाँ पे अल्फा कण निकलते थे। क्या निकलते थे? अल्फा कण। जैसे आपको बाद में समझ में आएगा कि जो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम का नाभिक होता है। जैसे हम He लिखते हैं, उसका नाभिक होता है, इस पर +2 आवेश होता है। कितना? +2। प्रोटॉन पे कितना होता है? +1। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -1। न्यूट्रॉन पे कितना होता है? 0। हीलियम पे कितना होता है? +2 आवेश होता है। उसी को क्या कहा जाता है? अल्फा कण कहा जाता है। तो उन्होंने इस प्रकार से एक चैम्बर बनाया। ये चैम्बर बहुत ही भारी धातु का था। ये जो अल्फा कण है इस चैम्बर को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल सकते। अल्फा कण वैसे बहुत तेज होते हैं, ये किसी भी चीज़ को क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं, पर इन्होंने ये जो बॉक्स बनाया था वो इतना भारी था कि इसमें से अल्फा कण बाहर नहीं निकल सकते थे। तो कहाँ से निकलेंगे? इस खिड़की में से अल्फा कण बाहर निकल जाएंगे। मैं अल्फा को अल्फा +2 लिख देती हूँ ताकि हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा कि अल्फा पे आवेश कितना होता है। अल्फा मतलब अल्फा कणों पर आवेश हीलियम के नाभिक के बराबर यानी +2 होता है। यहाँ पे हमने एक गन रखी और अल्फा कण गन कहते हैं जिसे, और इस गन से हमने अल्फा की बौछार करनी है ना। इसके साथ हमने क्या किया, एक चारों तरफ एक इस तरीके का चैम्बर बनाया इस प्रकार से, जिससे क्या हो सके कि ये जो अल्फा कण हैं वो इसके अंदर एंटर कर सकें, प्रवेश कर सकें। अल्फा कणों को हमें इसके अंदर भेजना है। हमने यहाँ पे भी एक चैम्बर बना दिया और उस चैम्बर पर प्रदीप्ति पदार्थ फ्लोरोसेंट मटेरियल से इस प्रकार से कोटिंग कर दी। मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। यहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल से हमने एक कोटिंग कर दी। देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल। आपने देखा होगा जो पुरानी वाली टीवी होती थी, ठीक है, तो वो टीवी कैसी होती थी आपको याद होगा, यहाँ स्क्रीन होती थी और पीछे एक इस प्रकार से चैम्बर बना होता था। यहाँ से क्या होता है, कुछ कण आते हैं, इलेक्ट्रॉन कण आते हैं, कैथोड रे आती हैं, और वो कैथोड रे यहाँ पे एक पदार्थ होता है जिसको फ्लोरोसेंट पदार्थ, जो हमने यहाँ ग्रीन कलर का लगाया है वही पदार्थ यहाँ पर भी लगा होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन आकर इससे टकराते हैं तो इसमें चमक उत्पन्न होती है और हम बाहर बैठ के उस चमक को देख सकते हैं। तो हमें टीवी में दिखाई देता है कि कुछ हो रहा है। वो किसके वजह से दिखाई देता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही होती है, वो हमें दिखाई देती है। फाइन।
अब हम बात ये कर रहे हैं कि हमने इसके चारों तरफ भी वही मटेरियल लगा दिया, यानी अगर ये अल्फा कण जाकर इससे टकराएंगे तो इसमें चमक उत्पन्न होगी और ये शाइन करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। जिस प्रकार से टीवी चमकने लग जाती है वैसे ही ये भी चमकने लग जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अल्फा कण इससे ना टकराएं। तो नहीं टकराने के लिए हमने इसके रास्ते में एक सोने की झिल्ली रख दी, गोल्ड, सोना, ठीक है, सोने की एक झिल्ली रख दी। ये झिल्ली बहुत पतली थी। कितनी पतली थी? 10 की घात -7 10⁻⁻7 मीटर, इतनी पतली झिल्ली थी। ठीक है, अब हमने इतनी पतली झिल्ली लगा दी और अल्फा कणों को इस तरफ जाने से रोक दिया। ठीक है, रोक दिया। या तो ये होगा कि अल्फा कण इधर से क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके बाहर निकल जाना चाहिए, तो ठीक है। अब ये तो हमने एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट कर दिया कि हमने एक चैम्बर लिया, अल्फा कण यहाँ से हमने निकलने के बाद ये बाहर गए, इसमें प्रवेश किया और हमने इनको रोकने के लिए रास्ते में एक अवरोध लगा दिया, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया। ये है गोल्ड की झिल्ली यानी कि लेयर यहाँ पे लगा दी और चारों तरफ एक फ्लोरोसेंट यानी प्रदीप्ति पदार्थ यहाँ पे लगा दिया ताकि वो चमक सके अगर अल्फा कण इससे टकराएंगे तो। यहाँ तक का एक्सपेरिमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पहली बात तो थी कि प्रयोग क्या किया, तो प्रयोग तो मैंने आपको समझा दिया क्या किया, अल्फा कण निकाले और सोने की झिल्ली से गुजरने दिए। दूसरा, अब उन्होंने देखा क्या, देखा का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे? ऑब्जर्वेशन को बोलेंगे हम प्रेक्षण। प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन क्या थे उनके? ऑब्जर्वेशन ये थे कि उन्होंने देखा कि मान लेते हैं कि यहाँ से हमने 100 अल्फा कण बाहर निकाले। कितने? 100 अल्फा कण बाहर निकाले। 100 भी नहीं, मतलब 10,000 बाहर निकाले। 10,000 अल्फा कण बाहर निकाले तो सारे के सारे अल्फा कण इसको क्रॉस करके बाहर निकल गए और यहाँ जाके टकरा गए। तो यहाँ चमक उत्पन्न होने लगी। उन्होंने यही सोचा था कि ये बहुत पतली झिल्ली है, इसको क्रॉस करके जाएंगे और यहाँ जाके टकरा जाएंगे। भाई 10⁻⁻7 का मतलब है एक के नीचे इसके पीछे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी छोटी इतनी पतली झिल्ली इसके नीचे रखी गई थी। तो उन्होंने सोचा कि ये अल्फा कण तेजी से आएंगे, आने के बाद इससे टकराएंगे, टकरा के बाहर निकल जाएंगे और ऐसे ही हुआ, टकरा गए। लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो यहाँ से मुड़ गए और थोड़ा इधर जाके टकराए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो मुड़ गए अपने रास्ते से और इधर जाके टकरा गए। ठीक है, टकरा गए, कोई बात नहीं। 10,000 में से एक कण ऐसा भी था, 10,000 यहाँ से निकले, ज़्यादातर यहाँ टकरा गए, कुछ इधर मुड़ गए और उसमें से एक कण ऐसा था जो टकरा कर वापस अपने रास्ते पर लौट आया। सोच के देखिए, इतनी पतली झिल्ली जो मैंने अभी आपको बताया था, इतनी पतली झिल्ली यानी 1 मीटर के अगर 10 लाख कितने होंगे 10⁻⁻7 में, करोड़ों पतली झिल्ली कर दी जाए, उतनी पतली झिल्ली है। और जब ये वापस लौट आए तो सोचने वाली बात है कि इतना तेज वो कैसे लौट के आ गई। ये उनका प्रेक्षण थे। प्रेक्षण क्या थे? पॉइंट नंबर तो उन्होंने ये बोला कि ज़्यादातर तो सीधे निकल गए, कुछ, पॉइंट नंबर 2, कुछ थे वो मुड़ गए, कुछ अपने रास्ते से मुड़ गए। और लास्ट वाला जो दिखा था कि बहुत कम, लगभग 10,000 में से एक यानी बहुत कम अपने रास्ते पर वापस आ गया। ये 3 प्रेक्षण उन्होंने किए कि सीधे निकले, थोड़ा मुड़ गए और रास्ते पर वापस आ गए। नाउ प्रयोग क्या किया? प्रयोग किया था, ये सारा एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है। प्रेक्षण पूछे जाएंगे तो ये 3 आंसर आपको लिखने हैं कि उनके ये प्रेक्षण थे। और तीसरा होता है रिजल्ट यानी परिणाम। परिणाम कह सकते हैं या फिर इसे निष्कर्ष भी कहा जा सकता है। निष्कर्ष यानी कि इससे रिजल्ट क्या आए। देखिए क्या रिजल्ट आए। उन्होंने ये बोला कि जो परमाणु है, यहाँ पे हम एक परमाणु बनाएंगे। ये परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। ज़्यादातर हिस्सा खाली होने से फ़ायदा क्या हुआ कि जब अल्फा कण यहाँ से आ रहे थे तो वो इसको पार कर गए।
अल्फा कण इसको पार करके बाहर निकल गए। ठीक है, पहला प्रेक्षण ये था। दूसरा प्रेक्षण ये था, ये जो ब्लैक वाला हमने सीधा निकाला था वो इसलिए सीधे निकल गए क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा आपका खाली है। दूसरे हिस्से की बात करें कि वो मुड़ गए, तो वो क्यों मुड़े, तो उन्होंने ये कहा कि ये इसका जो नाभिक है वो नाभिक में कुछ धनात्मक पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अल्फा कण भी आपके धनात्मक होते हैं, हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये धन के वजह से, धन पॉजिटिव से पॉजिटिव जब टकराता है तो वो दूर भागता है। जैसे मैग्नेट होती है ना, चुंबक, तो जब आप एक हिस्सा आपस में लाते हो तो आपस में धक्का मारती है। तो सेम ये होता है कि पॉजिटिव जब पॉजिटिव के पास आता है तो वो एक दूसरे को धक्का मारता है। तो क्या हुआ, जब अल्फा कण यहाँ से जा रहे थे, जब अल्फा कण यहाँ से जा रहे थे और ये पॉजिटिव के पास आए, क्योंकि ये अल्फा कण भी पॉजिटिव है, तो ये इससे धक्के इसका जो पुश लगा, एक जो फोर्स फील हुआ इनको, उस फोर्स के वजह से क्या हुआ, ये मुड़ गए। ठीक है, और तीसरा हिस्सा ये था कि ये जो धनात्मक भाग है बहुत ही छोटे से हिस्से में होता है, और छोटे से हिस्से की वजह से जो कण यहाँ से निकले होंगे बहुत छोटे से हिस्से में होता है, तो जब ये कण यहाँ से निकले होंगे, इस नाभिक से टकरा गए होंगे, तो टकराने की वजह से वो अपने रास्ते पर वापस लौट गए। तो ये इनके निष्कर्ष थे। इन्होंने बोला था कि ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, बीच में एक हिस्सा होता है जहाँ पर सारा का सारा धनात्मक भाग स्टोर होता है, सारा का सारा धनात्मक, जितने भी प्रोटॉन होंगे, अगर उसमें 20 प्रोटॉन है तो 20 के 20 प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर। इस भाग को उन्होंने नाम दिया था नाभिक। तो अगर हम कहें न्यूक्लियस या नाभिक की डिस्कवरी, खोज किसने की, तो वो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला पहला हिस्सा कि सारा भाग खाली होता है, सारा धनात्मक भाग एक सेंटर में इकट्ठा होता है, उस सेंटर वाले भाग को नाभिक कहा जाता है। नाभिक का जो क्षेत्रफल है या नाभिक जितनी जगह में होता है वो इस परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है, नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये उनके निष्कर्ष थे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने 3 निष्कर्ष दिए थे, ज़्यादातर भाग खाली है, दूसरा नाभिक के बारे में बताया था, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ये तीनों चीज़ इन्होंने बताई थी। तो ये इनके परिणाम थे। अब बात करते हैं इनकी कमियों के बारे में। चौथा पॉइंट होता है कि इनकी कमी क्या थी। कमी थी इसीलिए तो बोर ने नया मॉडल दिया। इनकी कमी ये थी कि इनसे ये कहा गया कि भाई साहब आप 2 चीज़ें बता दो, कि एक तो ये बता दो कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो इनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती होगी, थक जाते होंगे, थकने के बाद ये प्रोटॉन इसको अपनी ओर खींच लेंगे और खींचने के बाद ये नष्ट हो जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कभी पास नहीं आते और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, या सीधे सीधे कह दें कि वो नष्ट नहीं होते। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई ये घूमते रहते हैं तो इनकी एनर्जी वेस्ट होती है, और उस एनर्जी वेस्ट होने की वजह से ये अंदर जाके नष्ट नहीं होते। ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे संभव है। और दूसरा इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला चक्कर कहाँ लगाते हैं, सारे एक ही रास्ते में चक्कर लगाते हैं या अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, या चक्कर कैसे लगाते हैं, एक इधर लगाता है एक इधर लगाता है। तो इनका जो निश्चित पथ होता है, इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने का जो पथ होता है, रास्ता होता है, वो कैसा होता है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। ये इनकी 2 कमियाँ थी। पहली कमी थी कि इसकी ऊर्जा वेस्ट होकर ये गिर क्यों नहीं जाते नाभिक में, और दूसरा है कि इनका जो पथ है वो पथ कैसा होता है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बोर का परमाणु मॉडल और कुछ और बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।